हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम ये चीज़ पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इसका हमारे पास जो चीज़ रह गई थी वो था पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसका जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। ये मैंने बताया था कि क्यू आर अपॉन आर क्यूब, और जो स्मॉल आर है वो कोई भी डिस्टेंस ए है, कोई भी डिस्टेंस ए पॉइंट का है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंड कैपिटल आर इस पूरे स्फीयर का रेडियस है, और हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी थी। तो ये मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये इसका ग्राफ था। आज हम इसका पोटेंशियल निकालना सीखेंगे कि हम पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये मेरे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और इस पे चार्ज ऐसे बैठा है, ऐसे। ठीक है, इस पे चार्ज मान लीजिए रो है, जो रो कूलम पर मीटर क्यूब ऐसा चार्ज है इस पे, और टोटल चार्ज क्यू है। टोटल चार्ज है जो इस पे वो क्यू है। तो हमें दो पॉइंट्स, इसका टोटल रेडियस भी मान लेते हैं, दो पॉइंट्स लेने हैं जहाँ पे हमें पोटेंशियल पता करना है, एक अंदर और एक बाहर, इस स्फीयर के अंदर और बाहर। तो इसका रेडियस मान लेते हैं हम आर, इसका रेडियस है आर। तो पहले हम इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं बी मान लेता हूँ, और सेंटर से जो इसकी दूरी है वो स्मॉल आर है मान लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी आउटसाइड पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो ये पूरे का पूरा स्फीयर है जो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू सिंपली के क्यू पॉन स्मॉल आर, ये इतना ही होगा। अब हम अंदर वाले पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है ए, और ये स्मॉल डिस्टेंस है आर। तो आपको आर के लिए पोटेंशियल पता करना है, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो इसको करना थोड़ा सा मतलब अलग टेक्निक है इसको करने की। हमें देखिए, हमें पता है डेल्टा वी इज इक्व टू, हमारे पास होता है ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, अगर आपको याद हो तो ऐसे फॉर्मूला था ना, v इज इक्व टू ई डी। तो वही चीज़ है, ये इंटीग्रल फॉर्म में लिखा मैंने, और इसको इंटीग्रेशन से लिखते हैं। तो डेल्टा वी बेसिकली तो ये नेगेटिव से होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ का और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ सी, सी तो डेल्टा वी क्या होगा? वी सी माइनस वी ए। तो अगर मैं इसको वी इनिशियल माइनस वी फाइनल ऐसे लिख दूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तब नेगेटिव नहीं लगेगा। और ऐसे तो मैं वी ए, वी इनिशियल को वी ए मान लेता हूँ, वी फाइनल को वी सी मान लेता हूँ, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है किसी पॉइंट पे, तो वो होता है किसी भी पॉइंट पे अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के, वो होता है के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू डी आर। और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से लेके कहाँ तक? देखिए, जो ए पॉइंट है वो स्मॉल आर डिस्टेंस पे बैठा है, और जो सी पॉइंट है वो कैपिटल आर डिस्टेंस पे बैठा है, ऐसे। तो वी ए पे हमें पोटेंशियल कितना है पता नहीं, माइनस वी सी पे पोटेंशियल कितना है? देखिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो वो तो आ जाएगा सिंपली के क्यू अपॉन आर, बाउंड्री है ना, सेंटर से इसका डिस्टेंस है आर, तो सिंपली क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। यहाँ आप ऐसे मान लीजिए कि सी इज अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, वो सी जस्ट आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट है, तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर के लिए कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन आर, ठीक है। क्योंकि उस पॉइंट के लिए जस्ट आउटसाइड द पॉइंट के लिए, यहाँ पे जस्ट आउटसाइड द पॉइंट के लिए ये स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो ये आ गया मेरे पास। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यूब, तो कांस्टेंट आ गया, और इसको करूँगा तो आ जाएगा आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू, तो आ गया आर स्क्वायर बाई टू, और इस पर हम लिमिट्स लगा देंगे कैपिटल आर से स्मॉल आर, ठीक है।
तो वी ए माइनस के क्यू अपॉन आर इज इक्व टू के क्यू अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसको मैं इधर जाके सॉल्व करूँगा तो वी ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये मेरे पास पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर है, ठीक है। देखिए, इफ आर इज इक्व टू 0, अगर आर स्मॉल आर 0 हो जाए तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? एट सेंटर। अगर सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? पोटेंशियल एट सेंटर वो आ जाएगा के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब इंटू 3 आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर तो 0 होगी, तो ये मेरे पास आएगा 3/2 के क्यू अपॉन आर। तो ये सेंटर पे स्फीयर होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं बाहर पॉइंट, इस पॉइंट पे पहुंच जाऊं, इस पॉइंट सी पे, इफ स्मॉल आर इज इक्व टू कैपिटल आर, तो वी सी पे पहुंच जाऊंगा। तो वी सी यहाँ पे पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा? के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए 2 से 2 कट, ये 2 रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर। मतलब जो हमने समझा, जो पढ़ा, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पोटेंशियल के लिए। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो बाहर आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना आया था? वो तो बहुत आसान आया था, ये के क्यू अपॉन ये। और बाहर के लिए, अंदर के लिए, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए ये पोटेंशियल आ गया मेरा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ये वी और आर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना है हमें, वी और आर के बीच। तो ये वी है और ये आर है, ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है हमें। तो देखिए, सेंटर पे पोटेंशियल 0 है कि कुछ और है? सेंटर पे तो 0 नहीं है, तो 0 से ग्राफ तो नहीं स्टार्ट होगा, कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, ये पोटेंशियल कितना है? कम हो रहा है। तो मतलब अगर अंदर की बात करें तो ये जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसे आ गई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्व टू बी माइनस ए एक्स स्क्वायर। ये पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोला की। और ये डुलता हुआ पैराबोला, मतलब नीचे की तरफ कर्ड ऐसे। तो यहाँ तक तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा जब r की वैल्यू कैपिटल R तक पहुँच जाएगी। उसके बाद ये 1/r का ग्राफ फॉलो करेगा, तो उसके बाद ये ऐसे ग्राफ होगा, ऐसे, ठीक है। तो पहले ये पैराबोलिक है, बाद में हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक, और ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, हाइपरबोलिक। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे ग्राफ अपनी कनकेविटी से कन्वेक्सिटी की तरफ चला जाता है, या कन्वेक्सिटी से कनकेविटी की तरफ चलता है, मतलब ग्राफ अपना मतलब नेचर चेंज कर लेता है। उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 5-6 फॉर्मूलाज थे ये आ गए। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वो है सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तीनों शेल्स की तरह जो हमने पहले पढ़ा है उनको एक साथ ही पढ़ेंगे। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? मैंने आपको पहले बताया था दैट पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क स्टोर्ड इन द वर्क डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम। जो हमने काम किया सिस्टम को बनाने के लिए, वो उसके अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हमने पहले ही पढ़ा है। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r और इस पे चार्ज है q। तो ऐसे, और इसको बनाने में कितना काम करना पड़ा, जो हमने इसको बनाने में काम किया वो इसके पास स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक स्फीयर पड़ा था, ऐसे खाली स्फीयर, और कहीं इन्फिनिटी से, ठीक है, एट इन्फिनिटी हमने छोटे छोटे चार्जेस को यहाँ पे लेके आना स्टार्ट किया,
ठीक है। ऐसे डी क्यू चार्ज करके छोटा छोटा चार्ज ऐसे लाना स्टार्ट कर दिया और ये सिस्टम बनता गया धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो जब मैं पहला चार्ज लेके आऊँगा डी क्यू तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसको कोई अपोज करने वाला नहीं है। तो मान लीजिए करते 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 इस पे चार्ज आ गया क्यू, थोड़ा सा चार्ज इस पे क्यू आ गया। अब अगर मेरे को ये पता चल जाए कि यहाँ से ये लाने में छोटा सा वर्क डन कितना है तो इसको मैं अपना इंटीग्रेट करके पता कर लूँगा कि इसको कैपिटल क्यू चार्ज लाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज है क्यू और ये रेडियस है कैपिटल आर, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा के स्मॉल क्यू अपॉन आर। इस वक्त इसका पोटेंशियल कितना है, स्मॉल के क्यू अपॉन आर। तो यू कितना होगा, अगर मान लीजिए ये चार्ज डी क्यू को मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो इसका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी। देखिए हमारे पास होता है यू वी इज इक्वल टू यू बाई क्यू, ये होता है ना पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इसको मैं क्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यू आ जाएगा। तो आ गया के स्मॉल क्यू डी क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो यही तो मेरा वर्क डन होता है। तो ये मेरे पास आ गया डी डब्ल्यू वर्क डन, छोटा सा वर्क डन है जो इस चार्ज को इन्फिनिटी से, जहाँ पे इन्फिनिटी पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, इन्फिनिटी पे हम मानते हैं। तो ऐसे इसको यहाँ पे लाने के लिए जो वर्क डन किया उसको हम लिख रहे हैं। तो ये डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको मैं कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा, जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक, ठीक है। तो जीरो से कैपिटल क्यू तक के क्यू डी क्यू अपॉन आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर। ये मेरे पास एनर्जी स्टोर्ड आ गई इन द स्फीयर, ठीक है। इन द स्फीयर नहीं वैसे बोलना चाहिए, विद द स्फीयर ऐसे बोलना चाहिए कि स्फीयर के पास ये एनर्जी स्टोर्ड है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसकी, हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टिंग, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, तीनों के लिए ये एनर्जी स्टोर्ड होती है। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें। ये मेरे पास स्फीयर है और इसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो स्टोर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, ठीक है। और ऐसे ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इसके पास एनर्जी स्टोर्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और ये इसका सेंटर है, ये आर है। तो पहली बात तो ये कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। दूसरी बात, एनर्जी कहाँ से लेके कहाँ तक फैली हुई है इसकी एनर्जी जीरो से लेके आर तक, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती इसके अंदर। तो एनर्जी कहाँ से लेके कहाँ तक फैली हुई है, एनर्जी इज फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। तो इसकी एनर्जी है जो वो आर से लेके इन्फिनिटी तक फैली हुई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन तीनों में एनर्जी कहाँ से लेके कहाँ तक फैली हुई है। ये एनर्जी फैली हुई है आर से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर इज in the form of electric field from r to infinity outside the sphere, ठीक है, and there is no energy inside the sphere। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे हम करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक तो हमने ये पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए पढ़ी है, सॉलिड कंडक्टिंग हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग के लिए। अब हम पढ़ेंगे ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, ठीक है। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हम करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। देखिए जो हमने पहले पढ़ा था हॉलो या हॉलो कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग की बात करें तो उसमें तो ये था कि सिर्फ चार्ज वेरी कर रहा था। इसमें तो ये होता है कि
जैसे ये मेरे पास स्फीयर है, तो पूरे स्फीयर में हर एक मास के साथ चार्ज जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे मास चेंज होता है वैसे वैसे चार्ज बढ़ता जाएगा। तो ऐसे मानिए कि हमने ये जो स्फीयर है इसका रेडियस है कैपिटल आर और इस पे चार्ज टोटल है क्यू और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है जो भी रो कूलम पर मीटर क्यूब इस पे चार्ज डेंसिटी है। तो देखिए मान लीजिए कि हमने इस स्फीयर का आटा बना लिया, बिल्कुल मिट्टी बना लिया इसको पीस के, ठीक है, और इसको कहीं किसी पॉइंट इन्फिनिटी पे रख दिया जाके, ठीक है, एट इन्फिनिटी, और वहां से हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको लेके आ रहे हैं। पिछले केस में सिर्फ चार्ज आ रहा था, इस केस में मास भी साथ में आएगा, तभी तो ये बनता जाएगा, स्फीयर बड़ा होता जाएगा ऐसे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने इन्फिनिटी पे रख लिया और ऐसे इसको उठा के लेके आ रहे हैं। तो मान लीजिए कि किसी समय पे ये इतना बड़ा हो गया ये स्फीयर और इसका रेडियस है स्मॉल आर। अब समझ आया क्यों क्यों स्मॉल आर लिया? क्योंकि हमने इस पूरे स्फीयर को मान लीजिए पीस के मिट्टी बना लिया और धीरे धीरे इसको लेके आ रहे हैं। क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो हर एक मास के साथ चार्ज जुड़ा हुआ है। अगर मेरे को चार्ज लेके आना है तो मास भी साथ में लेके आना पड़ेगा। तो धीरे धीरे स्फीयर का रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो मान लीजिए ये ऐसा है और इस पे चार्ज है स्मॉल क्यू, ठीक है। तो इस वक्त इसका पोटेंशियल कितना होगा? के स्मॉल क्यू अपॉन आर। तो यू कितना होगा? यू होगा के क्यू डी क्यू अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। तो व्हाट इज द वर्क डन? अब वर्क डन हमें लिखना है। तो देखिए इसको पहले, क्योंकि Q भी इसमें वेरिएबल है और R भी वेरिएबल है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए स्मॉल q को मैं क्या लिखूंगा? स्मॉल q को लिखूंगा मैं, यहाँ पे अगर मैं कैपिटल Q की बात करता हूँ या रो की बात करता हूँ, तो रो कितना है? रो इज Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ठीक है। तो स्मॉल q कितना होगा? स्मॉल q होगा रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इतना ही चार्ज होगा स्मॉल क्यू। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्यू और आर दोनों वेरिएबल है, तो मेरे को या तो क्यू को आर में या आर को क्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्यू, स्मॉल क्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, रो की वैल्यू पुट करूंगा तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4r ये कट गए, तो Q इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू 3QR² dr अपॉन कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि कैपिटल आर क्यूब तो कांस्टेंट है। तो डी क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आर। तो यहाँ पे जब मैं वर्क डन लिखूंगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इस वक्त, यही तो वर्क डन है। तो डी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू डी क्यू अपॉन आर, और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके कैपिटल क्यू तक। तो जो वर्क डन आया, अब मैं डी क्यू की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, मेरे पास आ गया के, स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है? स्मॉल क्यू की वैल्यू ये आ गई क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और डी क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करूंगा, आ गया 3Q स्मॉल आर स्क्वायर डी आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और एक नीचे आर है, तो इस आर ने एक आर को मार लिया, तो 0 से कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो देखिए के क्यू अपॉन ये r⁻6 कॉमन आ गया, यहाँ पे के क्यू स्क्वायर आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा r⁴, और इसको 0 से q तक इंटीग्रेट करेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये कैपिटल आर तक थी लिमिट इसकी, तो ये आ गया मेरे पास r⁵ डिवाइडेड बाई 5 इंटू r⁻6, ठीक है, यही है ना। और 3 था एक साथ में, यहाँ पे 3 रह गया था, ये वाला 3। तो मेरे पास आया 3K² अपॉन r⁵ डिवाइडेड बाई 5 इंटू r⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। तो वर्क डन जो आया मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी आई वो आई 3K² अपॉन 5r, 3K² अपॉन 5r। तो मतलब ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड है किसके पास? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के पास, ठीक है। ये है टोटल एनर्जी स्टोर्ड, टोटल एनर्जी, या मतलब इसको बनाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा वो ये है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। अब ये एनर्जी कैसी है? एनर्जी की फॉर्म क्या है? फॉर्म तो वही है इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होती है, बाहर होती है, कि दोनों जगह होती है? मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए तो दोनों जगह होती है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है इसमें से कुछ हिस्सा अंदर है और कुछ बाहर है। जो आउटसाइड है वो कितना है, जो पिछले केस में हमने पढ़ा था, जो पिछले केस में हमने पढ़ा था वो आउटसाइड हिस्सा कितना था, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ऐसे ही यहाँ पे भी कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। तो बाकी का बचा कितना है, इसमें से अगर आप के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r निकाल दोगे तो कितना है, ध्यान से देखो ये 0.6 है। 3/5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 6/10 आ जाएगा। इसका मतलब ये 0.6 है। 0.6 का 0.5 हिस्सा 1/2 0.5 अंदर आ गया, तो बाहर कितना बचा, बाहर बचा मेरे पास 1/10, दैट इज इनसाइड कितना बचा, तो 1/10 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये जो स्फीयर है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसके अंदर एनर्जी कितनी है, अंदर इसके एनर्जी फैली हुई है, ये अंदर है इसके के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r, और बाहर कितनी है, आउटसाइड के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए कि उन तीनों के लिए ये था के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, और इसके लिए टोटल एनर्जी होती है 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन 5r। उससे उसमें से बाहर एनर्जी इतनी फैली हुई है, अंदर एनर्जी इतनी फैली हुई है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, इसमें थोड़ी सी और वैरायटी है। ये जो स्फीयर वाला पार्ट हमने पढ़ा है ना, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। ठीक है, आगे हम इस पे क्वेश्चन करते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो हम ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स पे, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। मान लीजिए कि मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, और इस पे जो रो है ना वो यूनिफॉर्मली नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रो नॉट आर कूलम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब है जैसे जैसे आर बढ़ता है चार्ज की डेंसिटी है वो बढ़ती है, अंदर चार्ज कम है बाहर चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज दिस एंड स्मॉल आर इज समवेयर हियर। ये आर है, तो आपको यहाँ पे पता करनी है। तो हम कैसे पता करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला होता है ई नॉट डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्साइलन नॉट। अब ये क्यू इन तो चेंज हो रहा है, तो क्या करें, इसको करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे। ठीक है, तो कैसे लेंगे गॉसियन सरफेस, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, तो इस गॉसियन सरफेस में अगर मैं क्यू इन पता कर लूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। बट ये गॉसियन सरफेस में भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्यू यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स पे जाके एक डी एक्स का एलिमेंट ले लेंगे, ऐसे एक्स पे जाके डी एक्स का एलिमेंट ले लेंगे एक ऐसे। ठीक है, और ये मोटाई है इसकी डी एक्स। तो अगर मान लीजिए मैं इस रिंग में, ये जो रिंग है इसमें अगर चार्ज निकाल लूँ तो मेरे को पूरे रिंग का पता चल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ए है जहाँ पे आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो इस छोटे से रिंग में चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा रो नॉट एक्स इंटू इसका वॉल्यूम इस रिंग का, तो वो होता है 4πx² इंटू डी एक्स। समझ आया कैसे, मान लीजिए कि ये जो रिंग दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में तो हॉलो स्फीयर है ना जिसकी मोटाई डी एक्स है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी आ गई, यही वॉल्यूम आएगी 4πx² इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसे इतना मोटा मान लीजिए एक स्फीयर है, तो उस जो स्फीयर है, जो शेल है स्फीयर की, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो उसका सरफेस एरिया इंटू विड्थ या मोटाई या थिकनेस ऑफ दैट शेल,
तो मेरे पास ये आ जाएगा 4πx² dx इंटू रो नॉट एक्स। रो नॉट एक्स क्यों? क्योंकि वहाँ पे चार्ज डेंसिटी इतनी होगी, रो नहीं होगी, रो नॉट एक्स होगी। तो ये मेरे पास डी क्यू आ गया। तो अब तो आसान है इसको करना, ठीक है। अब मेरे पास क्यू इन आ गया, तो टोटल क्यू इन मेरे को निकालना पड़ेगा। टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, क्यू इन निकालने के लिए इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा कहाँ से लेके कहाँ तक, ज़ीरो से लेके स्मॉल आर तक, ज़ीरो से लेके स्मॉल आर तक। तो मेरे पास आ गया रो नॉट 4πx³ dx और रो नॉट 4πx⁴ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0 टू स्मॉल आर। तो मेरे पास 4 ने 4 को मार लिया, तो रो नॉट पाई इंटू आर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्टकट में, ये r⁵5/5। कुछ गड़बड़ तो नहीं की? सही है। 4π, ये क्यू भी आएगा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। r⁴³ r⁴4/4, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये क्यू इन की वैल्यू आ गई, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डी ए मतलब इतने से स्फीयर का मतलब सरफेस एरिया लिखना है, तो आ गया 4πr² इंटू क्यू इन कितना है, रो नॉट पाई r⁵5/5/ε0। तो 4π ने पाई को मार लिया और r² ने इसको मार लिया, तो क्यूब रह गया मेरे पास, और ई वेक्टर इज इक्वल टू रो नॉट r³ बाय, कुछ गड़बड़ किया हमने, एक मिनट चेक करना पड़ेगा। डी क्यू तो मेरे पास आ गया रो नॉट एक्स इंटू 4πx² dx, और अगर मेरे को क्यू इन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से r रो नॉट 4πx³ dx, और x³ dx की इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा r⁴ डिवाइडेड बाई 4। तो ये 5 कहाँ से आ गया, ये आ गया, और इधर मैं 4πr² रो नॉट, अच्छा ये तो मैंने 4 से 4 पहले ही मार दिया था, ये 4 आ जाएगा, ये गड़बड़ कर दी, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। रो नॉट 4πx⁴ डिवाइडेड बाई 4 आ गया, तो ये 4 ने 4 को मार लिया, तो मेरे पास बचा क्या, रो नॉट पाई r⁴, ये बचा। तो यहाँ पे r⁴ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और r² ने r² को मार लिया, तो ये 2 रह गया, तो 4π मेरे पास बच गया, पाई ने पाई को मार लिया, तो मेरे पास बचा रो नॉट r² डिवाइडेड बाई 4ε0, ये 5 नहीं आएगा, ये आ गया मेरे पास, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। तो ये टफ क्वेश्चन कहलाता है कि इसमें जो रो है वो भी कांस्टेंट नहीं है, रो वेरिएबल है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आता है, हमें कॉन्सेप्ट आता है कि इसको करना कैसे है, ठीक है। इसके अलावा भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो रो है, रो की वैल्यू ऐसे दे दें, रो नॉट r² कूलम पर मीटर क्यूब, तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही चेंज कर रहा है ना, तो यहाँ पे x² आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, और जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, कोई कॉन्सेप्चुअल वाइज ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को पूछिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू।